बड़ी खबर गोरखपुर से है। 6 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश, टॉफी देने के बहाने बच्ची को ले जाने की कोशिश की गई और बच्ची के परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर से बड़ी खबर, टॉफी देने के बहाने बच्ची को ले जाने की कोशिश की गई और बच्ची के परिजन और गांव के लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर गोरखपुर से इस वक्त हमारे पास है। बकाया बिजली बिल न चुकाने पर 12,100 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग टीम बनाकर बिजली बिल जो बकाया है उसकी वसूली करेगी। बकाया न देने पर काटा जाएगा कनेक्शन। बड़ी खबर, बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा जाएगा। 12,100 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन कटेंगे। बिजली विभाग सख्त दिखाई दे रहा है। बकायेदारों का डिसकनेक्शन का करंट, जी गोंडा में 12,100 लोगों के कनेक्शन काटे जाएंगे। बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन कटेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की। गोंडा से टीम बनाकर बिल की वसूली करेगा बिजली विभाग। सख्ती है, बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है बिजली विभाग की सख्ती से। गोंडा से बड़ी खबर, 12,100 लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। टीम बनाकर बिल की वसूली करेगा बिजली विभाग। बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश ने मायावती पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बसपा भाजपा के इशारे पर काम करती है। मायावती तो अपनी बनाई हुई जेल में बंद हैं और उनके जेलर लगता है दिल्ली में बैठे हैं। 2019 में बसपा ने जब गठबंधन तोड़ा था उसके बाद भी अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। समाजवादी पार्टी तमाम मौकों पर मायावती पर कुछ भी बोलने से बचती रही है, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इशारों में मायावती पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के इशारे पर काम करती है बहुजन समाज पार्टी। अखिलेश यादव ने मायावती पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। मायावती पर अखिलेश यादव के तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश किसी के सगे नहीं है, किसी बड़े भ्रष्टाचार को संरक्षण उन्होंने दिया हुआ है और इसकी जांच के हाथ से बचने के लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। बंधन हुआ था तो पहली बार अखिलेश यादव ने कहा है, आरोप लगाया आपकी पार्टी पर कि मायावती जो हैं अपनी बनाई हुई जेल में कैद हैं और उनका जेलर दिल्ली बैठा हुआ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ना अपने पिता के सगे, ना अपने चाचा के सगे, और अब तो धर्मेंद्र यादव जी को भी आजमगढ़ से लड़ा करके प्रचार नहीं करने गए तो अपने भाई के भी सगे नहीं, तो बुआ के सगे कैसे होंगे? और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करता है। वह स्वयं लगता है किसी बड़े भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए उनका भय इस प्रकार से बोल रहा है। पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है 2019 में गठबंधन टूटने के बाद। किसी बड़े भ्रष्टाचार का संरक्षण किए होंगे तो इस समय जांच हो रही है, तो कोई हो सकता है उनको लग रहा है कोई जांच की आंच उनके तक ना आ जाए, इसलिए वो घबराहट में इस प्रकार की बात बोलते हैं। कह रहे हैं कि जेलर जो है दिल्ली में है और खुद जो है मायावती अपनी जेल बनाई हुई जेल में कैद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जब ये कहा जाता है कि जेलर तो जेल का होता है, दिल्ली में कौन होता है? दिल्ली में तो जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन अखिलेश जी की घबराहट में समझ रहा हूँ, उनकी तड़पन में समझ रहा हूँ, उनकी बेचैनी में समझ रहा हूँ। सपा समाप्त होने की ओर है, सपा का सफाया जनता ने कर दिया है। जो बचा कुचा है वो 2024 में भी ठीक ठाक हो जाएगा। जेल की क्यों याद आ रही है? उदाहरण भी जेल का दिया। मैंने कहा ना कि हो सकता है उनको डर लग रहा हो कि भ्रष्टाचार की कोई जांच की आंच उन तक भी न पहुंचने वाली हो, इस भय से डरे होंगे और उस डर के कारण से इस प्रकार के बयान दे सकते हैं।
अब आपको अखिलेश यादव का बयान दिखाते हैं, उसके बाद उस रेफरेंस में आप केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप ज़मीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है, वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान था और इसी पर पलटवार किया था केशव प्रसाद मौर्य ने। बीजेपी के इशारे पर काम करती है बहुजन समाज पार्टी और अपनी बनाई जेल में बंद हैं और जेलर दिल्ली में बैठे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान और इसी पर प्रतिक्रिया दी केशव प्रसाद मौर्य ने और कहा कि भ्रष्टाचार की जांच की आंच से डरे हुए हैं अखिलेश यादव। तो केशव प्रसाद मौर्य ने तंज किया है अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर और कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच की आंच से डरे हुए हैं अखिलेश यादव। बुआ पर बबुआ के अटैक के बाद फॉर्म में आ गई है बीजेपी और केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार हमले बोले हैं अखिलेश यादव पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी। जो बयान अखिलेश यादव ने दिया था बहुजन समाज पार्टी के बारे में, उसको हमने आपको दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा क्या था, किस जेल की बात की थी, किस जेलर की बात की थी, और उसके पहले आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य का तंज। तो ये है इस वक्त राजनीतिक वार पलटवार का नया दौर। भ्रष्टाचार की जांच की आंच के कारण डरे हुए हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है अखिलेश यादव के इस बयान पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी ही बनाई जेल में बंद। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है। खुद एसी में रहने वाले करते हैं मायावती की बात, राजभर कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, जिनका गठबंधन टूट चुका है, जिनके दल का अलगाव हो चुका है समाजवादी पार्टी के गठबंधन से, और अब वो ये कह रहे हैं, एसी की बात वो पहले कहते रहे हैं, पहले भी वो घेरते रहे एसी में रहने को लेकर, और अब वो कह रहे हैं कि खुद एयर कंडीशन में रहने वाले मायावती की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को यह बयान देकर घेरते हुए कि खुद एसी में रहने वाले मायावती की बात कर रहे हैं। फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कहा? देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। हम उनके पास पहुंचे थे और ये जानना चाह रहे थे कि भाई यूपी में एक नया राजनीतिक समीकरण नजर आ रहा है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव मिले हैं, तो उन्होंने उस पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले वो ये तो तय कर लें कि नेता कौन होगा। सपा की सांसद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ममता बनर्जी अलग कह रही हैं, इसके अलावा शरद पवार की अलग उम्मीदें हैं। तो पहले वहां पर तो तय हो जाए कि कौन बनेगा। फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती पर हमला बोला है, ये कहा कि वो अपनी बनाई जेल में कैद है, उस पर भी निशाना साधा ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव खुद तो एसी कमरे में बैठे रहते, कहीं निकलते नहीं है, और वो मायावती की बात कर रहे हैं। मायावती किस तरीके की राजनीति करती है ये उनको पता है, और किस तरह के अपने जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है, वहां तक वो पहुंचती है, लेकिन यहाँ तो ये पहुंच ही नहीं पाते, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जी तरीके अनुभव, जो आपने बातचीत की है, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन जो आपने अभी बातचीत की है और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बातचीत ही हम दर्शकों को दिखा देते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार अब यूपी में कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए, और नया ये जो सियासी गठबंधन है उसको लेकर बहुत चर्चाएं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, ये एक नया गठबंधन नजर आ रहा है। नीतीश कुमार मिले, मुलायम सिंह यादव का हालचाल लिया, अखिलेश यादव से मिले तो कहा कि उत्तर प्रदेश में अगुवाई ये करेंगे।
उत्तर प्रदेश में अगुवाई अखिलेश जी करेंगे, तो किए ही थे। चुनाव अभी 22 का चुनाव तो लड़े ही हैं, लड़के देख भी लिए हैं। अब सवाल जहाँ तक नीतीश जी का है, तो पहले तो ये लोग तय तो करें। देखिए, किसी नेता के मुसीबत में जाके मिलना एक अलग बात है, एक फ्रंट बना करके उसका चेहरा घोषित कर देना एक अलग बात है। अभी तक खाली हवा में ही सब बात हो रही है, कोई अभी चेहरा ना। तो अभी तो बयान मैंने सुना कि सपा के एक बड़े नेता ने कहा कि असली प्रधानमंत्री के दावेदार तो अखिलेश जी हैं। सांसद ने कहा था ना। उधर ममता जी अलग चिल्ला रही हैं, शरद पवार अलग चिल्ला रहे हैं, केजरीवाल अलग चिल्ला रहे हैं। तो पहले तो ये लोग पहले तो एक जगह बैठ के तय तो कर रहे कि रही ही जो न हो, ये लोग को जो गोल बा, पहले गोल तो एक हो, तब न फिर बात आगे की जा सकती है। आपको लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा 24 में? इतने लोग हैं, हर कोई बनना चाह रहा है। भाई जय मुंडी तय पिंडी जय मुंडी तय पिंडी है। ठीक है, सब लोग बैठ करके एक मत हो करके अगर कोई डिसीजन लें, तब तो उस पर चर्चा की जा सकती है, तब उसके विषय में विचार किया जा सकती, ताकत होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। लेकिन अभी पता लगा कि खोखी आवे के सवेरे या मुहबाई संजय के तो इससे तो बढ़िया है कि वो ये कुछ होने वाला नहीं है। आप तो खुद नीतीश कुमार के हम कहें राज्य में जाकर उनको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी के 75 साल में जब सत्ता में नेता रहता है तो तमाम ऐसी जातियां हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, खंगार, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, पासवान, दुसाध, धोबी, धरकार नहीं दिखाई देते हैं। उस समय दिखाई कौन देता है? अखिलेश जी सत्ता में हो गए तो यादव दिखाई देगा, मायावती जी सत्ता में हो गई, नीतीश जी सत्ता में हो गए तो पटेल दिखाई देगा। तो जो जिस जाति का सीएम होता है अपनी जातियों को देखता है। हम इन सभी चेहरे से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता में थे तो आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा दी? 8 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो आपने जातिवार जनगणना करने से किसने रोका? घरेलू बिजली का बिल माफ करने से किसने रोका? एक समान शिक्षा, सरकारी स्कूल में शिक्षा में सुधार करने से किसने रोका? आप प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा लागू करने से आपको प्रदेश में किसने रोका? तो कब घेराव करेंगे उनको? जा रहे हैं 27-26 सितंबर से यहीं कार्यालय से उद्घाटन होगा सावधान यात्रा का, और 75 जिले में घूमते हुए, और बुंदेलखंड में 2 बड़ी रैली, पश्चिमांचल में 6 बड़ी रैली, मध्यांचल में 8 बड़ी रैली, पूर्वांचल में 17 बड़ी रैली करते हुए गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को वहां महारैली होगी और ललकारा जाएगा, बता जो है जातिवार जनगणना भूल गए क्या? करो इसको। मदद तो बीजेपी की कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप। नीतीश कुमार छोड़ के गए बीजेपी को तो। अरे भैया, गिनतियां होगी तो बीजेपी को लाभ होगा कि पिछड़ों को लाभ होगा? गिनती होगी तो पता न लगेगा कि राजभर कितना है, चौहान कितना है, पाल कितना है, बिंद, निषाद, कश्यप कितना है, गुण, खरवार, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया कितना है, राजभर कितना है, आपके ब्राह्मण कितना है, चौहान कितना है, यादव कितना है, राजपूत कितना है। गिनती नहीं बा तो जे जहाँ लूटत बा तहें लूटत बा। आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे। अखिलेश यादव का बयान, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मायावती जो है वो अपनी जेल में बंद है और उनके जेलर दिल्ली में बीजेपी के लोग हैं। आपने अखिलेश यादव कहा कि वो इसी कमरे में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती अपनी जेल में बंद है। देखिए अखिलेश जी, हम नहीं कह रहे हैं, मायावती जी को काहे परेशान है। अगर ये बात अखिलेश जी को अति पिछड़े, अति दलित की चिंता है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की चिंता है, तो फिर ये मायावती से जाके क्यों नहीं मिलते? ठीक है, दोनों की दुश्मनी है, मान ली। मिले तो थे 2019 में, मायावती ने छोड़ दिया। चोरी चोरी ने मिले थे, पब्लिक में आके मिलो।
जुटाओ जो है 5 लाख लोगों के बीच में कि भाई देखो ये करने जा रहे हैं, बोलो तुम लोग क्या चाहते हो। जब वो 5 लाख की भीड़ जब बोलेगी तब ना सही रहेगा, भीतर चुपे चुपे कर लोगे। ये बहुत बड़े हितैषी बनते हैं अखिलेश जी पिछड़ों के ना। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 19,000 पिछड़े और दलित का आरक्षण लूटा गया है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया, जिसकी पुष्टि खुद सरकार ने किया, जिसकी पुष्टि कोर्ट ने किया। आप क्यों नहीं जाते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ बैठ करके इस पे बहस करके चर्चा करके आप उसको कराते हो। मायावती जी क्यों नहीं जाती हैं, जो हुंकार भरती है कि दलितों की नेता है, पिछड़ों की नेता, ये क्यों नहीं जाते हैं? खाली ओम प्रकाश राजभर जाकर के उनसे मिलेगा, कहेगा हमारी जितनी औकात है उतना तो हम कहते हैं। ये लोग जाते कहते तो असर पड़ता ना। पहली बार हमने देखा गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव इस तरीके से मायावती पर निशाना साध रहे। और क्या करी है मायावती पर न करी है, तब का दूसरे पर करी है। वो अपन कुनबा बचाई नहीं पाओ धनु, मायावती क्या कहा तुम। पहले तो वो अपर्णा के नहीं बचा सके, वो अपन शिवपाल जी को नहीं बचा पाए। अब तो देख रहे हैं डीपी यादव, हरिओम यादव, कौन कौन यादव, दर्जन भर यादव, एक तगड़ा गोल बन गई। अब क्या करवा, उधर मत देखा भीतर देखा क्या होता। और ये भी कह दिया कि केशव मौर्य 100 विधायक लाए तो मुख्यमंत्री बना देंगे। वो अपने बनी नहीं पाओ तो हमें तो मिलता ना का बाबू होता तो वो 2 पूड़ी लेता। वो तो खुदा नहीं बन पावत हुआ। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा क्रॉस वोटिंग हुई ना, विधायक इनके टूट गए ना। अभी आप देखिएगा ना, आने दीजिए विधानसभा का चुनाव, हम जो कहते हैं देखे वही होता है। आपको मैंने प्रमाण दे दिया हूँ। मंत्री तक को ले जाकर पहुंचाया, एमएलए तो गए ही, उसके बाद पाबंदी लगी। तो ये आपन कुनबा बचावे, वो उनके का केशव मौर्य जी के का बनी है। बड़ी खबर लखनऊ से है। बच्चा चोर की बेरहमी से पिटाई की खबर है। कोतवाली चौक के अखबारी गेट, ढलान, पाटा नाला चौराहे का सारा मामला है। सुबह लगभग 7 बजे बच्चा चोर को खंभे में बांधकर घंटों मारती रही पब्लिक। देखिए आप तस्वीरें। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, बच्चा चोर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो बच्चे की चोरी करने वाले को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा खंभे से बांधकर। गोरखपुर से खबर है। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि सप्ताह के अंतर्गत व्याख्यान का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी मंच पर हैं, आपको वहीं लेकर चलते हैं। अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम 2 सत्रों में, पूर्वाहन के सत्र में समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने वाला है, उन सभी समसामयिक विषयों को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन होता है। तो अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा प्रवचन का एक सुंदर आयोजन भी इस अवसर पर संपन्न होता है। आज साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह की समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम का है और आज की संगोष्ठी का जो विषय यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से रखा गया हुआ था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को पूरे देशवासियों ने सुना। हम सब भारतवासी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम सब अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष के इस समारोह में सहभागी बने। अलग अलग स्तर पर बने, स्कूल कॉलेजेस में हुए समारोह के माध्यम से बने होंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से बने होंगे, स्वच्छता अभियान के माध्यम से बने होंगे और हर घर तिरंगा के माध्यम से भी बने होंगे।
पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है, और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आज़ादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन केवल सरकारी आयोजन न बने, आज़ादी किसको, केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली देश को, भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आज़ादी मिली है, और संपूर्ण आज़ादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए। और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत के यशस्वी नेतृत्व की पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आज़ादी अचानक नहीं मिली। आज़ादी के लिए इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई चाहे वह पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई रही हो, चाहे वह महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, वह लड़ाई चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की रही हो, लगातार देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे थे और अपने राज्य रजवाड़े की सुरक्षा के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए लड़ते रहे। लेकिन उस लड़ाई में जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान था, वहीं पर अगर किसी एक चीज की कहीं पर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस लड़ाई को मेवाड़ से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, अगर पूरा देश उस समय भी एकजुट होकर के उनके नेतृत्व में लड़ा होता तो मुगलों के छक्के वहीं पर छुड़ा करके भारत को सदैव के लिए किसी पराधीनता से मुक्त करने का कार्य उसी कालखंड में हो गया होता। जिस लड़ाई को छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ते रहे, अगर उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ा होता तो आने वाले समय में इस देश में आसन्न गुलामी के संकट नहीं देखने को मिलते। जिस लड़ाई को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़ रहे थे, पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ उस समय लड़ा होता तो संभवतः देश के सामने फिर यह पराधीनता नहीं देखने को मिलती। लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा था 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में। पूरे देश के अंदर जगह जगह आजादी के लिए लोगों ने हुंकार भरी थी।
कहीं बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं झांसी में ये लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, कहीं बिठूर में त्यात्या टोपे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है। और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों में कोई जनपद, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने उस समय हुंकार न भरी हो। और पहली बार लगा था कि भारत पराधीनता से मुक्त हो जाएगा। उस समय भले ही उस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उस प्रथम स्वतंत्र समर को पिरोने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ था, वह ज्वाला कभी बुझने नहीं पाई, निरंतर चलती रही, वह निरंतर चलती रही। कभी इसके बाद आपने देखा होगा चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की घटना होती है, इतिहास प्रसिद्ध घटना। लखनऊ में काकोरी की घटना होती है। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ऐसे उन क्रांतिकारियों को जगह जगह फांसियां दी गई, लेकिन देश की आजादी की लौ नहीं बुझी, वह निरंतर प्रज्वलित होती रही। ऐसे अनगिनत बलिदान हुए और उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अंततः यह देश स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत अपना संविधान भी बनाता है। आज भारत 75 वर्षों की आजादी के बाद की अपनी एक यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ा है और 75 वर्ष में ही हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने सफलता प्राप्त की। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए केवल भारत को विकसित बोल देने से विकसित नहीं होना है। विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति। अगर वह अपने इन कर्तव्यों के बारे में जान जाए, एक शिक्षक स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस भाव के साथ कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए, बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए भारत
तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप गोरखपुर से सुन रहे थे, और किस तरीके से विकास की जो ये रफ्तार है और बेहतर हो सकती है हर क्षेत्र में, उसका यहाँ पर जिक्र आयुषी कर रहे थे सीएम। और चाहे वो शिक्षा जगत में हो या फिर विकास के किसी भी क्षेत्र में, अगर सहयोग है तो फिर ये विकास और तेजी से होगा, इसका भरोसा सीएम ने दिया। बिल्कुल, और इन बातों का भी जिक्र किया, अर्थव्यवस्था को लेकर भी जिक्र किया, विकास को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया कि आज जो तमाम जो देश हैं उनसे भारत आगे निकल चुका है विकास की रफ्तार में, और आगे आने वाले समय में और भी आगे सबसे नंबर 1 पर भारत देखने को मिलेगा अगर विकास की रफ्तार हम इस वक्त भारत की देखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।